everyone. Now we are started पॉलीमर पार्ट 2. कल हमने पॉलीमर का पार्ट 1 किया था जिसके अंदर टेफ्लॉन जो पॉलीमर था उसके बारे में हमने पढ़ा था. आज हम लोग करेंगे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो हमारे सिलेबस में है वो करेंगे. फिर मैं सोप और डिटर्जेंट के बारे में भी जानकारी दूंगा. तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी आपका कमेंट हो, जैसा भी हो, आप उसे कमेंट करें और बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसके बारे में ज़रूर बताएं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पॉलीमर्स. तो आज हमको जो पॉलीमर देखना है वो है, आज हम लोग देखेंगे पॉलीथीन. तो देखेंगे पॉलीथीन. तो इसको एक्चुअल में पॉली एथिलीन बोलते हैं. पॉली एथिलीन, या इसको हम लोग नॉर्मल हमारे जो लैंग्वेज है पॉलीथीन भी बोलते हैं. तो ये है पॉलीथीन, इसको ध्यान रखना है. तो हम लोग पॉलीथीन यूज़ करते हैं घरों में. पॉलीथीन हम लोग सामान लाने के लिए और भी अन्य चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. लेकिन क्योंकि अब तो बैन भी हो चुका है उसके बावजूद चलता है ये, लेकिन ये बहुत हार्मफुल भी है. तो पॉलीथीन जो होता है उसको समझना पड़ेगा हमको कि पॉलीथीन जो है वो दो प्रकार का होता है. सबसे मेन चीज़ तो यही है इसका, ये दो प्रकार का होता है. पहले को बोलते हैं LDPE और दूसरे को बोलते हैं HDPE. तो ये दो होता है. इसको बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. तो इस चीज़ को ध्यान देंगे. HDP और LDP, और तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि लो डेंसिटी मतलब इसकी डेंसिटी लो है, इसकी क्षमता कम होगी, ये लचीला होगा, नाम से ही समझ में आता है. तो स्टार्ट करेंगे. पहला है LDPE. तो इसको हिंदी में बोलते हैं निम्न घनत्व पॉलीएथिलीन. तो इसको हम लोग हिंदी में निम्न घनत्व पॉलीएथिलीन के नाम से जानते हैं. तो इसको सिंपल देखते हैं कि ये बनता कैसे है, ये कैसे बनेगा. तो बनाने के लिए हमको चाहिए बनाने की विधि. ठीक है. तो क्योंकि नाम से ही पता है, और स्टार्टिंग में मैंने जब पहला लेक्चर बनाया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन, तो इसमें समझ में आता है कि इसका जो एकलक है, मतलब ये जो सबसे छोटा अणु है जिससे ये जुड़ के बनेगा वो क्या होगा, एथिलीन होगा. ठीक है. तो एथिलीन, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे. एथिलीन कंडीशंस क्या क्या होंगे, बस हमको वही चीज़ देखना है. ठीक है. तो क्या करना पड़ता है हम लोग को, तो हमको क्या चाहिए पहले तो एक चीज़ याद रखेंगे कि एथिलीन के
अणुओं को, एथिलीन के जो अणु हैं उनको उच्च ताप पर, उच्च ताप मतलब 100 से 300 डिग्री सेल्सियस है अराउंड इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है उच्च दाब तथा उच्च दाब। तो दाब को याद रखना है, इसमें कई बार दाब के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो ये होगा 1000 से 3000 ATM। अच्छा, ATM को ही हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, वायुमंडलीय दाब। इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM का मतलब। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमको तापमान कितना चाहिए, तो 100 से 300 डिग्री सेल्सियस। दाब कितना चाहिए, तो दाब हमको चाहिए 1000 से 3000 ATM पर अत्यंत कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे जो मात्रा है 0.3 बोल सकते हैं से 0.5%, सॉरी 0.1% की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तब हमको क्या मिलता है, HDP मिलता है हमको। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो सिंपल है, केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। केमिकल रिएक्शन में क्या मैंने बताया था कि N, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि हम कितने अणु ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, एथिलीन, इंग्लिश में बोलते हैं इथाइलिन। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, गर्म करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर के लिए। तो टेम्परेचर है कितना, 100 से 300 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, तो मैंने बताया 1000 से 3000 ATM। जब इसको ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलता है, तो हमको ये मिलेगा कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे N है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। CH2 -N, ये N जुड़ता चला जा रहा है। यहाँ से फिर एक यूनिट टूटेगा, वो यहाँ कनेक्ट होगा, फिर एक यूनिट टूटेगा, वो आगे कनेक्ट होगा। तो ऐसे कनेक्ट होते होते एक चेन बन जाता है। तो ये जो होता है ये होता है LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। LDPE भी बोलते हैं, LDP भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो याद रखेंगे इसका कंडीशंस जो है, ये जो 3 कंडीशन है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछता है। तो इसका कुछ गुण देख लेते हैं। तो इसके गुण क्या क्या होता है, तो इसमें जो ये जो चेन होता है, ये लंबी लंबी जो चेन बनेगी, ये एक के ऊपर एक अपन क्या करते हैं, रखते जाते हैं इस प्रकार। जैसे ये एक चेन हो गई, फिर ये एक चेन हो गया, तो ऐसे क्या है, बहुत सारे चेन बनाते जाते हैं और उसको एक साथ हम लोग कंबाइन कर देते हैं, तब वो क्या बनता है, पॉलीथीन बनने लगता है। तो इसको ध्यान रखें। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होता है, जो शाखाएं हैं वो श्रृंखला में होती है, ठीक है। शाखाएं
श्रृंखला में होती है। ठीक है, और श्रृंखला में होने की वजह से क्या है, कभी ये पूर्ण नहीं होता, ये नहीं मालूम होता कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि ये ऐसा खुला रहता है, दोनों साइड का जो बॉन्ड है, ये दोनों साइड का बॉन्ड ऐसा खुला रहता है, तो हमको पता नहीं चलता कि ये कहाँ पे पूर्ण हो रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना है इसको। इस वजह से क्या होता है कि ये अत्यंत लचीला होता है। मतलब इस पे आप हेवी वर्क नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान देंगे। मतलब ये बहुत कम मतलब हार्डनेस इसमें बिल्कुल नहीं होती। तीसरा पॉइंट मैं यहीं पे कर देता हूं, यह पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से है, एकदम एक्यूरेट ट्रांसपेरेंसी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे ये हम लोग। तो अभी हम लोगों ने देखा है पॉलीथीन का पहला पार्ट LDPE या LDP को कैसे बनाते हैं और उसके क्या गुण होते हैं। अब इसके क्या उपयोग हैं वो देखेंगे, क्योंकि मैं बोला था कि हमेशा उपयोग और गुण से क्वेश्चन आएगा, और तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि ये बनता जब है तो इसकी क्या क्या परिस्थितियां लगती हैं, तो इसको ध्यान देंगे। तो चलिए उपयोग देखते हैं इसके, कि दैनिक जीवन में से क्या क्या उपयोग है। तो हम लोग LDP के उपयोग देखेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं LDPE के उपयोग। ठीक है, तो LDPE के उपयोग देखते हैं। तो सिंपल है, जो हम लोग प्लास्टिक बैग वगैरह यूज करते हैं, तो पहला तो ये हो जाएगा प्लास्टिक का बैग, प्लास्टिक बैग। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, तो स्क्वीजिंग बॉटल जो आती है, स्क्वीज कर सकते हैं, जिसको हम लोग मोड़ सकते हैं। ठीक है, स्क्वीजिंग बॉटल, तो इसको हिंदी में मैं लिख देता हूँ निचोड़ने वाली बोतलें। इंग्लिश में लिख देता हूँ स्क्वीजिंग बॉटल्स बोलते हैं। स्क्वीज बॉटल्स। और क्या यूज करते हैं, तो क्योंकि ये पॉलीथीन है तो क्या हो सकता है, ये विद्युत रोधी होगा। तो विद्युत रोधी, विद्युत रोधी का मतलब क्या है, प्रतिरोध की बात नहीं है, ये विद्युत को रोक लेता है। प्रतिरोध एक अलग टर्म है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको विद्युत रोधी को रेजिस्टर नाम नहीं बोलना है, ये इंसुलेटर है, याद रखना। इंसुलेशन का काम करता है, न कि रेजिस्टर का काम करता है। रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर वो होता है जो अपने से करंट को रोकने के लिए कोशिश करता है, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं जो करंट को अपने अंदर लेते ही नहीं है। रेजिस्टर लेता है लेकिन इंसुलेटर नहीं लेता है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो अपने को मेन इतना ही देखना है। ये हमारा हो गया इसका क्या उपयोग। अब हम लोग देखेंगे HDP। तो अगला जो है सेकेंड पार्ट जो है वो है HDPE। याद रखिए, ई लिखने की जरूरत नहीं होती है, HDP LDP बोला जाता है। तो HDP हिंदी में इसको बोलेंगे उच्च घनत्व पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन लिख देता हूं मैं, पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन। ठीक है, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है उच्च घनत्व, मतलब इसकी जो शक्ति होगी वो
LDP से कई ज़्यादा क्या होगी, अधिक होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को इसमें एक विधि देखना है निर्माण के लिए। तो इसमें एक विधि होता है, उस विधि को एक साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, 2 साइंटिस्ट ने मिलकर वो विधि बनाया था। तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो निर्माण की जो विधि है, तो निर्माण की विधि का इसका नाम है, ये बहुत ज्यादा पूछता है, जिगलर नाटा। तो याद रखेंगे जिगलर नाटा, इंग्लिश में लिख देता हूं, जिगलर नाटा प्रोसेस। तो अगर आपसे पूछे बेसिक सा क्वेश्चन कि कैसे आप मतलब वो करेंगे कि आपको HDP मिले, तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड अपनाना है, जिगलर नाटा। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि HDP बनाने की विधि क्या है, तो ऑप्शन में अगर जिगलर नाटा है तो आप उसको टिक करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था कार्ल जिगलर। 2 वैज्ञानिक थे, पहले का नाम था क्या मैंने बोला, कार्ल जिगलर, और दूसरे का नाम था जी नाटा, TTA है, सॉरी ये TTA है, नाटा, जिगलर नाटा। ये दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया, 1963 में 2 कंपाउंड्स को मिलाया आपस में और उसका एक नया उत्प्रेरक बनाया, दोनों को मिला के। उस उत्प्रेरक का नाम ही जिगलर नाटा उत्प्रेरक है। इस वजह से इस पूरे प्रोसेस को हम लोग जिगलर नाटा प्रोसेस बोलते हैं। तो उन्होंने क्या क्या मिलाया था, तो इन्होंने क्या बनाया, मैंने बोला जिगलर नाटा उत्प्रेरक, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो उन्होंने क्या किया कि टाइटेनियम क्लोराइड और एथिल एल्युमिनियम के कंपाउंड को मिला दिया। तो क्या बन गया, जिगलर नाटा उत्प्रेरक बन गया। तो और एक चीज याद रखेंगे, इस पूरे केमिकल रिएक्शन में जो हम लोग कराएंगे, इसमें एक और चीज यूज होता है, ठीक है, तो उसको मैं अभी बता देता हूँ। मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, उसमें मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या है। तो हमारा जो मोनोमर है वो तो वही रहेगा, क्या, एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यही रहेगा। देखिए होता क्या है, तो मैंने क्या बोला, हमारे पास क्या है, जिगलर नाटा, हमको चाहिए जिगलर नाटा। तो ये हो गया TiCl4, ठीक है, टाइटेनियम क्लोराइड, और साथ में क्या चाहिए, एथिल एल्यूमिनियम का कोई भी सहयोगी, एथिल एल्यूमिनियम। तो एथिल एल्यूमिनियम C2, ठीक से लिख देता हूँ, C2
H5 होल थ्राइस एल। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसमें एक विलायक चाहिए। तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें जो विलायक यूज होता है जो वो क्या होना चाहिए, अक्रिय होना चाहिए। तो यहाँ पे हेक्सेन को हम विलायक के रूप में यूज करते हैं। ये विलायक क्या करेगा, जिगलरनाटा और इसको आपस में घोल देगा। इस चीज को ध्यान रखना है हम लोग को। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है CH2 का हमको N चेन मिल जाता है। ये भी पॉलीथीन है, हम पढ़ तो पॉलीथीन रहे हैं, ये पॉलीथीन है, लेकिन ये कैसा पॉलीथीन है, ये HDP पॉलीथीन है। इसकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत हाई होगी, बहुत ज्यादा हाई। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके कुछ गुण पढ़ लेते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखना है। जिगलरनाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना कि जिगलरनाटा प्रोसेस किस चीज के लिए यूज होता है। अगर पूछ दे तो बताना आना चाहिए कि जिगलरनाटा से हम HDP बनाते हैं। ठीक है, तो इसके गुण देख लेते हैं। तो इसके गुण या प्रॉपर्टीज, तो देखिए मैंने बोला था ये क्या है कि बहुत उच्च घनत्व होता है इसका, बहुत उच्च घनत्व। ठीक है, तो इसमें भी श्रृंखलाएं रेखीय ही होंगी, लेकिन व्यवस्थित रूप से होती हैं। ठीक है, संरचना जो है वो रेखीय है पर व्यवस्थित है। ध्यान रखेंगे, रेखीय है, व्यवस्थित है, और इसमें बहुत ज्यादा इसका आणविक द्रव्यमान हो सकता है। ये भी चीज ध्यान रखना। इस वजह से ये क्या होता है, उच्च आणविक द्रव्यमान, लगभग 10,000 से 30,000। ठीक है, इतना लाख तक हो सकता है। ठीक, और क्या बोल सकते हो, ये क्रिस्टलीय आकृति बनाते हैं या क्रिस्टलीय वो पे होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, एसिड एंड बेस से निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, निष्क्रिय नहीं होते, अक्रिय होते हैं। अक्रिय होने का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन कर जाएंगे किससे, एसिड और बेस से। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि HDP कैसे बनाते हैं, और HDP बनाने के लिए हमको जिगलरनाटा प्रोसेस चाहिए। जिगलरनाटा प्रोसेस क्या है, उसमें जिगलरनाटा उत्प्रेरक चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए। टाइटेनियम क्लोराइड और एथिल या इथाइल एल्यूमिनियम का जो कंपाउंड है उसको जब हम लोग मिला देते हैं किसमें, हेक्सेन में। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाता है, HDP मिल जाता है। तो आगे इसका उपयोग देखते हैं, क्या क्या उपयोग है। तो HDP के उपयोग, तो HDP के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो खिलौने बनाने में,
खिलौने बनाने में, पाइप, और क्या हो सकता है, पाइप हो गया, ग्लास बनाने में, और रेडियो वगैरह जो बनते हैं ना, जो प्लास्टिक के उसके जो कवर्स होते हैं, टीवी के कैबिनेट जो बनते हैं, ठीक है, टीवी कैबिनेट, टीवी के कैबिनेट्स वगैरह, ठीक है। और क्या होते हैं, तो प्लास्टिक के तंतुओं से हम लोग क्या बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे, रस्सियां बनाने में। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो हम लोग दो कंप्लीट कर चुके, एक टेफ्लॉन और दूसरा पॉलीथीन, ठीक है। तो ध्यान रखना, दो पॉलीमर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो पॉलीमर आता है वो है क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। बहुत सिंपल है, छोटा सा है, इसको अपन लोग कर भी चुके हैं, बट ठीक है, अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं पीवीसी होता क्या है। तो नेक्स्ट जो यौगिक है, सॉरी यौगिक बोल रहा हूँ, पॉलीमर है, यौगिक ही है, तो पॉलीमर है हम लोग का तीसरा, वो है क्या, पीवीसी। इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसके बारे में भी अपन लोग स्टार्टिंग में देखे थे जब एग्जांपल्स देख रहे थे पहले लेक्चर में, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड इसका एकलक है, तो एकलक समझना पड़ता है सबसे पहले। तो एकलक क्या है, तो विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड जो इसका है एकलक, एकलक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मोनोमर्स, मोनोमर, तो ये इसका मोनोमर है, इसको ध्यान रखेंगे। तो सिंपल है, दाब उच्च चाहिए हमको, ताप चाहिए, जब गर्म करेंगे इसको तो हमको क्या मिल जाएगा, पीवीसी मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें याद रखना क्या क्या होगा, मैं बता देता हूं। तो इसमें हमको चाहिए क्या, तो मैं सीधा रिएक्शन बताता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रिएक्शन क्या है, तो मैंने बोला एन लेते हैं हम लोग, क्या हमेशा हमारा कंपाउंड एन लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को, विनाइल क्लोराइड के एन अणु, हमको क्या चाहिए, एक अक्रिय विलायक चाहिए, ठीक है, एक अक्रिय विलायक चाहिए, ठीक। तो अक्रिय विलायक के लिए हम लोग क्या लेंगे, बेंजाइल पेरोक्साइड लेंगे, ध्यान रखना। तो क्या लेंगे यहाँ पे, अक्रिय विलायक क्या होगा, बेंजॉइल पेरोक्साइड, मेरे ख्याल से सारे साइंस के स्टूडेंट हैं तो पेरोक्साइड मालूम होगा कि पेरोक्साइड किसको बोलते हैं, तो जहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो, बंध या बॉन्ड हो, जब दो ऑक्सीजन के बीच में आपस में बॉन्ड होता है तो उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि पेरोक्साइड क्या होता है। कभी अगर पहचानने में आए तो अगर दो ऑक्सीजन लिखा हुआ है कहीं पे, जैसे एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, ये एग्जांपल है, सेपरेट है, बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं है, उसको भी मैं बता दूंगा। H2O2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होगी, ठीक है। H2O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, तो वो हमको मालूम होना चाहिए, कितनी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, H और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड,
तो इस चीज़ को ध्यान रखना, H2O2 दो O है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरोक्साइड बोलेंगे। तो ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एग्जाम्पल है, पेरोक्साइड को समझा रहा था मैं कि पेरोक्साइड होता क्या है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, यहाँ पे जो होगा उच्च दाब होगा, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, तो हमको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा, CH2CH और यहाँ पे Cl, और ये N मिलेगा, मतलब लंबी चेन मिलेंगी। जब भी पॉलीमर बनेगा, मैंने क्या बोला, पॉलीमर मतलब बहुत सारे मोनोमर्स का एक लकों का समूह होता है पॉलीमर, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके गुण पढ़ लेते हैं, तो इसके क्या क्या गुण होंगे। तो इसके गुण, तो पहला जो गुण है वो क्या है, ये भी प्लास्टिक ही है। अगर आप में से कुछ लोग इंजीनियरिंग किए होंगे तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्कशॉप गए होंगे, तो उसमें एक जब हम लोग कारपेंट्री वर्कशॉप में जाते हैं तो उसमें एक मैलेट यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं PVC मैलेट। तो याद रखेंगे, तो PVC भी एक क्या है, हार्ड प्लास्टिक है एक्चुअल में, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एक हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है, ये एक हार्ड प्लास्टिक है, इसको याद रखना। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर हमको इसको लचीला बनाना है तो इसको प्लास्टिसाइजर यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा है, ये क्या है, विद्युत का कुचालक है, क्योंकि प्लास्टिक है, मैंने बोला प्लास्टिक है तो विद्युत का कुचालक होगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। और क्या होता है, नमी व जल का प्रतिरोधी, मतलब इस पे जल का, नमी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर आप ऊष्मा भी इसको देंगे, ठीक है, ऊष्मा एवं रसायन अप्रभावित। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको भट्टी में डाल देंगे अगर तो ये गलेगा नहीं, ये गलेगा, लेकिन बहुत हद तक क्या होता है, ये अपने आप को सस्टेन कर लेता है, ये पूरा नहीं गलता। तो इसलिए लिखा है कि ये क्या कर लेता है, ये आपका ऊष्मा और केमिकल का कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं है, आप इसमें कोई भी केमिकल डाल दो, ठीक है। उपयोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उपयोग क्या क्या है इसके, ठीक है। तो मैंने बोला क्या है, ये प्लास्टिक है, हाई डेंसिटी का ही प्लास्टिक है ये। अभी तक हम लोग पॉलीथीन पढ़ रहे थे, अब प्लास्टिक पे आ गए हैं। तो प्लास्टिक में क्या कर सकते हैं हम लोग, तो प्लास्टिक से हम लोग क्या बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, और क्या कर सकते हैं, खिलौने, और क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे बाल्टी, डिब्बे, कुछ भी बना सकते हैं, बाल्टी, डिब्बे, जो डिब्बे हम लोग यूज करते हैं घर में, जो प्लास्टिक की बाल्टी यूज करते हैं वो इसी से बनता है, ठीक है। इंसुलेटर बना सकते हैं, ठीक है ना, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसुलेटर बना सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अच्छा, इसमें और एक चीज ऐड कर लीजिए, इसमें क्या होगा कि इससे हम लोग ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाते हैं, इससे ग्रामोफोन
मतलब उसका जो प्लास्टिक का ढांचा होता है वो कह रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना है। मतलब बोल सकते हो एचडीपी से जो जो यूज़ कर रहे हैं वो तो बनेंगे ही, उससे ज़्यादा और भी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे हम लोग पीवीसी तक का चीज़ हम लोग कर चुके। अब पीवीसी के बाद हमारे पास जो बचता है वो है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट मैं करा दूंगा कुछ देर में। अभी फिलहाल के लिए इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्जेंट एंड सोप। तो हम लोग लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टॉपिक क्या है? तो लास्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। तो वो स्टार्ट करते हैं और उसको जल्दी ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग का 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एसीएफ के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। तो देखिए हम लोग को लगता तो दोनों एक जैसा ही है और है भी लगभग एक जैसा केमिकल फॉर्मेशन, लेकिन सोप के कुछ लिमिटेशंस ज़्यादा होते हैं और डिटर्जेंट के लिमिटेशंस कम होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ वो है सोप। ठीक है, सोप सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोप। तो देखिए होता क्या है सोप। तो ये सोडियम का सॉल्ट होता है, लवण होता है, या पोटेशियम का लवण होता है। ठीक है, तो ये सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है। ठीक, जो लंबी कार्बन चेन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फैटी एसिड बोलना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है, के साथ बना होता है। ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसका क्या है काम? तो इसका मुख्य जो गुण है वो है क्या? क्लींजिंग एक्शन। ठीक है, सफाई करना, क्लींजिंग एक्शन इसका जो है वो मुख्य गुण है। याद रखेंगे इसको। वैसे तो हमको मालूम है, बचपन से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, तो हमको मालूम है कि साबुन से हाथ धोने के लिए हमको बचपन से बोलते हैं। अभी कोरोना भी है तो हम लोग को ज़्यादा बेटर नॉलेज है इस चीज़ का। तो देखेंगे, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सोप। तो साबुन के कुछ एग्जाम्पल है, मैं एक दो लिख देता हूँ। जैसे पहला है, ये है सोडियम स्टेरेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C17H35COO- Na+। तो ये सोडियम का सॉल्ट है, ये दिख रहा है। ये जो है ये H35 तक कार्बन की लंबी चेन है और ये सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। एक और होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम पल्मिटेट। ठीक है, सिंपल है ये भी, C15H31 और COO- और Na पे है ये प्लस। तो हम लोग को दो चीज़ दिखाई देता है यहाँ पे, दो चीज़ हमेशा दिखाई देगा। एक है कार्बन की लंबी चेन और दूसरा है आयनिक पार्ट।
ठीक है, जो आयन कंटेन किया हुआ है, आयन को रखा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो हेड बनता है, इसका एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है, मतलब एक सिर होता है और एक पूंछ होता है। तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये लंबा होता है, मैं छोटा बना रहा हूँ, और ये जो होता है ये हेड पार्ट होता है। ये जो पूरा है ये कार्बन का चेन है, ठीक है। ये C17H35 कंटेन करेगा अगर मैं सोडियम स्टेरेट ले रहा हूँ, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये क्या करता है, तो ये जो पार्ट है वो है COO-Na+, ठीक है। तो ये हेड पार्ट होता है, ध्यान रखेंगे। दो चीज ध्यान रखना है हम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये ऐसा है CH3 CH2 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 और फिर ये डैश डैश डैश, और ये क्या है COO-Na+। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा भी समझ में आए, ये सारे वही चीज़ है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, इसका जो हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट जो क्या है, आयोनिक पार्ट है, वो क्या होता है, तो वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब ये क्या करता है, ये पानी के साथ क्या हो सकता है, घुल सकता है पानी के साथ, मतलब दोस्ती रखता है। फिलिक, फिलिक का मतलब होता है चाहने वाला, ठीक है। और जो इसका सेकेंड पार्ट है, जो इसका टेल पार्ट है, मतलब कार्बन चेन जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब ये पानी से डरता है। फोबिक मतलब ये पानी के साथ क्या नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने की बात यह है कि ये एक पोलर है। पोलर का मतलब है ये ध्रुवीय है, और पानी भी क्या होता है, ध्रुवीय विलायक है पानी भी। तो हम लोग को मालूम है कि पोलर पोलर के साथ क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है, इसलिए ये पानी के साथ क्या करता है, चिपक जाता है। और ये जो है ये तो ध्रुवीय नहीं है, ये तो कार्बन का चेन है, तो ये बिल्कुल भी जल के साथ दोस्ती नहीं रखता। तो इस चीज को ध्यान देंगे हम लोग। तो ये हो गया इसका जनरल स्ट्रक्चर। तो अभी तक हम लोग देख लिए क्या, हेड पार्ट और टेल पार्ट, ठीक है, सिर का हिस्सा और पूंछ का हिस्सा। तो हम लोग क्या सीखे, जो सिर का हिस्सा है वो वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब वाटर के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। और जो टेल पार्ट होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, वो पानी में नहीं घुलनशील है, ठीक है। देखिए, जब साबुन को या साबुन के अणुओं को पानी में घोला जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। साबुन के अणु पानी के साथ घुलकर एक मिशेल फॉर्मेशन बनाते हैं। निर्माण करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो साबुन को जब बोलते हैं तो उसके जो अणु हैं वो पानी के अणु के साथ मिल जाते हैं और एक मिशेल का निर्माण करते हैं। दूसरा चीज ध्यान रखना कि जो सोप का सॉल्यूशन है, मतलब साबुन का जो विलयन है
वो कैसा होता है, तो ये कोलेडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्या होता है कोलेडियल सॉल्यूशन, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी दिमाग में रखने वाली बात यह है कि ये कोलेडियल सॉल्यूशन होता है। तो देखिए पानी में जब घुलता है तो कैसा बनता है स्ट्रक्चर, वो मैं बता देता हूँ। तो मैंने बोला एक हेड पार्ट होता है और ये कार्बन की चेन होती है। ऐसे बहुत सारे पानी में घुलेंगे तो कोई एक दो तो होगा नहीं, उसमें कई सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पूंछ का एरिया होता है, और ये जो है ये क्या करता है, वाटर के साथ चिपका हुआ रहता है। ये क्या करता है, वाटर के साथ चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल है। मैंने बोला कि जो हेड पार्ट है, जो क्या है आयनिक पार्ट है, वो वाटर के साथ चिपक जाता है। अब होता क्या है, क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है उसको समझने वाली बात है। ये क्या होता है, ऐसे आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, लोग जोड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है, एच बॉन्डिंग भी होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है। तो ये एक क्या करता है, एक मिशेल का फॉर्मेशन करता है। ये मिशेल है, ये क्या है, ये सारे सोप्स हैं। ये क्या है, तो ये सोप के अणु हैं जो पानी में घुल चुके हैं। ठीक है, ये सारे सोप के अणु हैं जो पानी में घुल चुके हैं। अब ये क्या करता है, एकदम सिंपल सा तरीका है, क्लींजिंग एक्शन बता देता हूं मैं कि धोता कैसे है। ये इसी में ही एक्सप्लेन करता हूं। क्या होता है, ये जो पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है, ये क्या पार्ट है, तो ये डस्ट पार्ट है। डस्ट या फिर क्या है, ऑयल या कुछ भी है। ठीक है, हमारा जो इम्प्योरिटी है जो कपड़े पे लगा हुआ है, यहाँ सॉरी ये तो साबुन है, तो बॉडी पे जो लगा हुआ इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो जो कार्बन का जो चेन होता है, ये जो कार्बन का चेन है, ये कार्बन का चेन क्या करता है, क्योंकि ये तो वाटर सोल्यूबल है नहीं, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है उसका, वो तो चिपकेगा नहीं। लेकिन क्या करता है, ये क्या करता है, ऐसा फॉर्मेशन होता है कि ये जो हेड होता है ये पानी के साथ चिपक जाता है जाके, और पानी को छोड़ना नहीं चाहता। और उसका जो पूंछ का एरिया है, उसका जो टेल का एरिया है, वो जाके क्या करता है, एक सिंबल, एक स्ट्रक्चर बना देता है मिशेल का। फिर क्या करते हैं हम लोग, जब पानी से उसको हम लोग धोते हैं, जब पानी डालते हैं, तो ये जब उखड़ के जाता है, ये जब निकलता है बाहर, तो ये क्या है, आसानी से नहीं निकलता। तो ये जो इसके साथ चिपका हुआ पार्ट रहता है, ये जो टेल के साथ चिपका हुआ पार्ट है, ये इसको खींच के अपने साथ ले जाता है और क्या कर लेता है, क्लींजिंग कर देता है। बॉडी में जो जर्म्स होते हैं, जो डस्ट होते हैं, जो ऑयल होते हैं, ग्रीस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इम्प्योरिटी, उसको क्या कर देता है, वो क्लीन कर देता है। तो ये साथ में इम्प्योरिटी को ले जाता है। सेम क्लींजिंग एक्शन डिटर्जेंट का है, तो मैं उसमें नहीं बताऊंगा। सेम कंसेप्ट है। हेड होता है जो क्या है आपका वाटर सोल्यूबल होगा, जो टेल होगा वो वाटर इनसोल्यूबल होगा, अघुलनशील होगा। याद रखेंगे इस चीज को। तो मैं डिटर्जेंट नहीं बताऊंगा, मैं सोप का एक्शन बता दिया, तो सोप से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। डिटर्जेंट में सेम चीज मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। बस मैं डिटर्जेंट के बारे में कुछ जानकारी दे दूंगा। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। लिमिटेशंस ऑफ सोप, बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल आ सकता है, तो इसका ध्यान देंगे। लिमिटेशन क्या क्या है, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, तो अघुलनशील है, किसमें, हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, तो हमको मालूम है हार्डनेस जो होती है वाटर की, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के उपस्थिति की वजह से होती है, ठीक है। तो क्यों ये इनसॉल्युबल है, ये देखते हैं। तो कठोर जल में कैल्शियम
और मैग्नीशियम होता है, जिससे क्या होता है, साबुन अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और अघुलनशील क्या बना लेता है, पीपीटी बना लेता है, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप बोलते हैं इसको, अवक्षेप, पीपीटी अवक्षेप बना देता है, जो कि क्या हो जाता है, जो क्लींजिंग एक्शन नहीं दिखा पाता वो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि हार्ड वाटर में आखिर ऐसा क्या है कि वो नहीं क्लींजिंग एक्शन दिखाता, सफाई नहीं कर पाता, झाग नहीं बनता। हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़े कि जो कठोर जल होता है उसमें साबुन झाग नहीं देता। हम लोग तो पहले यही चीज़ पढ़ते थे जब छोटी क्लासेस में थे, 8वीं में, 7वीं 8वीं में। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि जो जल साबुन के साथ अच्छा झाग देता है वो क्या होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। और जो जल पानी के साथ अच्छा क्या नहीं करता, झाग ना दे, उसको हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन में, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो क्यों नहीं देता, उसका रीज़न ये है कि ये जो हमारा जो सोप है ये रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम से, और क्या बना देता है, एक इनसोल्युबल क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। अच्छा, इस प्रेसिपिटेट का एक नाम भी है, इसको हम लोग स्कम बोलते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ सकता है, स्कम का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोप। तो मैं एकदम इजीली वे पे बता रहा हूँ सोप को, ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला, जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से ही आएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सोप कंप्लीट हुआ, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। डिटर्जेंट में भी सेम चीज़ है, बस आयनिक पार्ट में थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होगा, वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, और बता देता हूँ डिटर्जेंट और सोप में क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिटर्जेंट्स। तो जैसे कि सोप हमने कंप्लीट कर लिया, अब बात आती है डिटर्जेंट्स की। तो अगला हेडिंग जो है वो है डिटर्जेंट्स। सबको मालूम है डिटर्जेंट हम लोग यूज़ करते हैं, सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया, घड़ी डिटर्जेंट हो गया। तो डिटर्जेंट क्या होता है ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो ये साबुन के जैसे ही होता है, पर ये साबुन नहीं है, ये डिटर्जेंट है। ठीक है, तो याद रखना है कि हम लोग डिटर्जेंट का यूज़ जो करते हैं वो क्लॉथ की क्लीनिंग के लिए करते हैं, न कि बॉडी के क्लीनिंग के लिए करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ कुछ पॉइंट्स, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यह साबुन से बेहतर है। क्यों है, क्योंकि यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या नहीं करता, अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अघुलनशील यौगिक नहीं बनाता, लवण नहीं बनाता। ठीक है, दूसरा पॉइंट, डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो सॉल्ट ऑफ सोडियम। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूँ कि जो डिटर्जेंट है वो भी सोडियम के सॉल्ट हैं, लवण हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसमें भी सेम चीज होता है, कोई नया चीज नहीं है। इसमें भी एक टेल पार्ट होगा, एक हेड पार्ट होगा। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। तो डिटर्जेंट का कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ, कुछ नाम और कुछ एग्जांपल। तो ये है CH3
CH2 ये है 11 टाइम्स C6H4SO3 माइनस Na+। ये जो है ये है क्या, बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन का यहाँ पे काम आता है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एन डू डिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, सोडियम एन डू डिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक, मतलब क्या है कि ये सोडियम का सॉल्ट तो है, ठीक है, जो क्या करता है, तो ये सोडियम का सॉल्ट है जो क्या करता है, विच कंटेन्स, जो क्या कंटेन करके रखता है, जो क्या कंटेन करता है, तो बेंजीन C6H6 और सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया सल्फोनिक एसिड का पार्ट, ये हो गया बेंजीन का पार्ट, और ये हो गया क्या, कार्बन का चेन। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और एक एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, CH3 CH2 होल 10 टाइम्स है CH2 SO4 माइनस Na+। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम भी देख लेते हैं, इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है सोडियम एन डू डिकाइल सल्फेट। ठीक है, तो क्लींजिंग एक्शन सेम है, मैं नहीं बता रहा हूँ, क्लींजिंग एक्शन सेम वही बनाएगा, बस यहाँ पे आयनिक पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये तो ऐसे भी इनसॉल्युबल होता है, जो बेंजीन होता है। ठीक है, ये क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, मतलब ये क्या नहीं है, ये जल में घुलनशील नहीं है, याद रखना, ये जल में नहीं घुलता है, ये अघुलनशील विलायक के रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, खैर ये स्कूल में अपन जब पढ़ाते हैं, स्कूल लेवल की चीज़ें, अपने को उतनी सारी चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि क्या होता है। तो ये नॉन पोलर सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट होता है एक्चुअल में। ठीक है, विलायक। तो इसको ध्यान रखना है। तो सेम एज इट इज क्या होगा, यहाँ पे चेन होगा, और फिर वही चीज यहाँ पे मैं C6H4 बना दे रहा हूँ। ठीक है ना, सॉरी, इसको एक ऐसे खींच देंगे, यहाँ पे C6H4 है। ठीक है, C6H4 और यहाँ पे SO3 माइनस और Na+ है। ठीक है, तो ये हो गया हेड पार्ट, और बाकी का चीज हो गया क्या, टेल पार्ट। ठीक है, तो सेम क्लींजिंग एक्शन होगा, सेम वही चीज होगा, सारी चीजें सेम होंगी, याद रखना इस चीज को। ठीक है, कोई चीज डिफर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो में जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा, वो पसंद आया होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी सीरीज में डालने की कोशिश करूंगा इस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग का ये जो कंप्लीट चैप्टर है वो हो गया है। ठीक है, और हम लोग को इसके अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ध्यान रखें। एक्स्ट्रा मैं पढ़ा सकता हूँ, बहुत डीप पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जितना एग्ज़ाम में आएगा हमको उतने में कॉन्सेंट्रेट करना है, एक्सेस नहीं पढ़ना है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
ठीक है, कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो भी आज रात तक अपलोड करें। हो सकता है कल भी हो जाए, क्योंकि नेट का स्पीड अच्छा नहीं है बारिश की वजह से। तो प्लीज़ पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।